हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विकास में आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट कहते हैं। आनुवांशिकता का दूसरा नाम वंशक्रम, वंशानुक्रम भी होता है। तो वंशानुक्रम, आनुवांशिकता सब एक जैसे शब्द हैं और वातावरण की जगह पे हम पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा प्रभावशाली तथ्य वृद्धि और विकास है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि मतलब ग्रोथ और विकास मतलब डेवलपमेंट। तो वृद्धि में शारीरिक अंगों की वृद्धि होती है, लंबाई, चौड़ाई, वजन में वृद्धि, ये वृद्धि होता है। और विकास में होता है कि समझ में वृद्धि, मानसिक क्रियाओं में वृद्धि, ये सब विकास होता है। तो ये जो वृद्धि और विकास है, उसमें आनुवांशिकता और वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। हेरिडिटी का भी असर होता है और एनवायरनमेंट का भी, जिस माहौल में जो रहता है उस माहौल का भी प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि समान गुण वाले बालक का पालन पोषण यदि अलग अलग वातावरण में किया जाए तो उसके व्यवहार में और व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अगर एक ही साथ दो बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे, और एक को बहुत हाई फाई माहौल में रखा जाए और एक को गांव में रखा जाए तो दोनों के व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए वंश से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वातावरण। ठीक है, वातावरण वंश से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मानना है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक आनुवांशिकता को अधिक महत्व देते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों में भी मतांतर है कि वंशानुक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है या वातावरण। इसे हम देखते हैं अलग से। फिर वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम या हेरिडिटी जिसको कहते हैं, तो वो माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। जो माता पिता के जीन से बच्चों में आता है उसे हम वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। ये रूथ बेनेडिक्ट ने ये परिभाषा दी है। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में आना ही वंशानुक्रम है। माता पिता जैसे होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। बालक का रंग, रूप, आकृति, ज्ञान आदि माता पिता से मिलता जुलता है। आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का आकार, ये सारी चीजें माता पिता से मिलता है। पर यह भी देखा गया है कि विद्वान माता पिता के पुत्र पुत्री मूढ़ होते हैं या अनपढ़ माता पिता के पुत्र पुत्री विद्वान होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि केवल माता पिता का ही नहीं बल्कि उनसे पहले पूर्वजों के भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण बच्चों को प्राप्त होते हैं। तो आनुवांशिकता का मूल आधार है सेल, कोशिका। शरीर का आरंभ केवल एक कोश से होता है, एक कोशिका से होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट या संयुक्त कोश कहते हैं। यह कोश जो है वो 2, 4, 8 मतलब 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ता रहता है क्रम में। तो संयुक्त कोश जो होता है या जाइगोट जो होता है वो 2 उत्पादक कोशों का योग होता है। उसमें एक माता का कोश होता है, मातृकोश जिसको कहते हैं, और एक पिता का कोश होता है, पितृकोश कहते हैं। गर्भधारण के समय माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु जब कोशों में का मिलन होता है तब एक नया कोश बनता है, नए कोश की रचना होती है। और कोशों के केंद्र के कणों का गुणसूत्र को हम क्रोमोजोम्स कहते हैं। तो ये क्रोमोजोम्स 23 जोड़े में होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, क्योंकि एक माता से आता है, एक पिता से आता है। तो ये 23 जोड़े जो क्रोमोजोम होते हैं वो मानव कोश में कुल कितने हो गए? 46 गुणसूत्र हुए। ये क्रोमोजोम्स 46 हो गए, जो 23 जोड़े में विभाजित होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब जोड़ा होने से पेयर हो गया, तो 23 माँ से और 23 पिता से, तो इस तरह से वो पेयर बन गया, 23 का पेयर। ठीक है, यह गुणसूत्र शारीरिक लक्षणों के वास्तविक वाहक हैं। मतलब इन गुणसूत्रों से ही बच्चों में माता पिता के शारीरिक लक्षण आते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 जीन्स पाए जाते हैं जो व्यक्ति के विभिन्न योग्यताओं और गुणों के निर्धारक होते हैं। ठीक है,
तो ये जीन्स जो आते हैं, जो क्रोमोजोम्स आते हैं, वो बच्चों में गुण और योग्यता को निर्धारित करते हैं। तो वंशानुक्रम के नियम है, हेरिडिटी के नियम है, कुछ नियम है जिनके आधार पर वंशानुक्रम काम करता है। पहला है अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। इस नियम के अनुसार माता पिता के द्वारा जो भी अपने जीवन काल में अर्जित गुण होते हैं वो संतानों को प्राप्त नहीं होते, ये कहना है। लेकिन यह लैमार्क ने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, जो माता पिता का अर्जित गुण होता है वो संतान में ट्रांसफर होता है। ठीक है। दूसरा है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, बीज कोश की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता, जिससे बालक का जन्म हुआ वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उस बीज कोश का कार्य क्या है, उत्पादक कोशों का निर्माण करना। तो यह बीज कोश बच्चे को उसके माता पिता से मिलता है, वो जो कि फिर अगली पीढ़ी के लिए स्थानांतरित हो जाता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए क्या होता है कि बच्चों में कभी उसके दादा के गुण आ जाते हैं, कभी उसके परदादा के गुण आ जाते हैं, मतलब किसी भी पीढ़ी का गुण आ सकता है, क्योंकि वो बीज कोश जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगला है पॉइंट समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। इसके अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतान होती है। सोरेनसन का मानना है, सोरेनसन मनोवैज्ञानिक थे, उनका कहना है कि बुद्धिमान माता पिता के बालक बुद्धिमान और मंद बुद्धि माता पिता के बालक मंद बुद्धि होते हैं। ये समानता के नियम की जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे। लेकिन लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस के साथ साथ विभिन्नता का भी नियम है कि लॉ ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार एक ही माता पिता से उत्पन्न बालक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई लंबा हो सकता है, कोई हाइट छोटा हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई बहुत तेज हो सकता है, कोई बहुत कम मतलब बुद्धि होती है। तो ये क्यों होता है? इसलिए कि जब जीन का ट्रांसफर होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो ट्रांसफर आता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ ट्रेट्स फॉर फादर्स के भी आ जाते हैं, डायरेक्ट फादर के ना आके फोर फादर्स पूर्वजों के आ जाते हैं, जिससे कि बच्चे अपने माता पिता से भिन्न हो जाते हैं। अगला है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसमें क्या है, प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति, लॉ ऑफ रिग्रेशन, उल्टा जाने का, कि प्रतिभाशाली माता पिता हैं तो बच्चे कम प्रतिभाशाली होंगे, या माता पिता निम्न कोटि के हैं तो उनके बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। इसे लॉ ऑफ इस प्रवृत्ति को लॉ ऑफ रिग्रेशन या प्रत्यागमन कहते हैं। अगला है मेंडल का नियम। मेंडल चेकोस्लोवाकिया के एक वैज्ञानिक थे, वो पादरी थे बल्कि कहा जाए, और उन्होंने ये प्रयोग किया था और नियम बताया था। उनके हिसाब से वर्ण संकर, जब मिक्स्ड ब्रीड करते हैं, जब दो अलग अलग प्रजाति के बीच को ये किया जाता है तो इस वर्ण संकर प्राणी या वस्तु में अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं। अगर मान लो एक उन्होंने मटर और चूहों पर किया था, तो छोटे प्रजाति के मटर और बड़े प्रजाति के मटर को मिलाकर उन्होंने जब लगाया तो पहले तो मटर बड़े हुए, फिर दोबारा जब किया गया तो मटर छोटे हो गए और धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल शेप को ले लिए। इसे मेंडलवाद का सिद्धांत दिया गया और जिसमें यह बताया गया कि जो व्यक्ति में जो विशेष गुण होता है वर्ण संकर उसी की ओर अग्रसर होता है, वो अपने पुराने ही गुण को पकड़ता है। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, तो उसकी मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। बालक की मूल शक्ति जो होती है, जो ओरिजिनल होता है, वो वंशानुक्रम के कारण होता है। वो वातावरण से नहीं प्रभावित होकर वंशानुक्रम के हिसाब से उसकी मूल शक्तियां होती हैं। दूसरा है शारीरिक शक्तियों पर प्रभाव। बच्चों के शारीरिक शक्तियां भी वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। जो बहुत मजबूत होते हैं, सबका जो शारीरिक शक्ति होता है, आप देखेंगे कि हर अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो उनके जीन्स अलग होते हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक सौष्ठव या बनावट सब अलग होता है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, अगर कोई प्रजाति श्रेष्ठ है तो उसकी श्रेष्ठता का प्रभाव उसके वंशानुक्रम में दिखता है। अगला है व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव।
ये हम देखते हैं कि वंशानुक्रम में क्या है कि जैसा घर में माहौल होता है उस तरह की व्यावसायिक योग्यता होती है। डॉक्टर के घर में डॉक्टर, आईएएस के घर में आईएएस, इस तरह की चीजें होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे चरित्र वाले माता पिता के बच्चे चरित्रवान होते हैं। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जो बुद्धिमान या तेज माता पिता होते हैं उनके बच्चों की बुद्धि तेज होती है। अब हम देखते हैं वातावरण या पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण या वातावरण क्या है? जो व्यक्ति के चारों ओर जो माहौल है उसे वातावरण कहते हैं। मनुष्य जिस माहौल में बड़ा होता है, विकास रहता है, उसे उसका वातावरण कहते हैं। तो मानव के विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है, वंशानुक्रम का है, उतना ही वातावरण का भी है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। ये सोशल हेरिडिटी का नाम दिया है उन्होंने। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। जिस माहौल में बच्चा आया है और जिस माहौल में वो पढ़ा है, लिखा है, इसका बहुत सारा उदाहरण दिया है लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने, जिसमें अमला कमला नाम की 2 लड़कियों का उदाहरण दिया, जिसे जंगल में भालू उठाकर ले गए थे और वो भालू के बीच पली बढ़ी। तो उसके सारे जो लक्षण थे वो सारे जानवरों जैसे थे, जानवरों की तरह ही वो खाती थी और इस तरह से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो आदमी जिस वातावरण में रहता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, वो उसी तरह का बिहेवियर करने लगता है। और फिर 2 जुड़वा बच्चे में अगर एक बच्चे को हम अलग अलग जगह पर पालते हैं तो उनका विकास भी अलग अलग तरह का होता है। वातावरण के कारक क्या क्या होते हैं? प्राकृतिक कारक। वातावरण में प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां मनुष्य के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे गर्म देश में जो लोग होते हैं वहाँ के लोग जल्दी थक जाते हैं और वहाँ आलसी होते हैं, तो वो वातावरण लोगों को आलसी और कम कर्मठ बनाता है। ठंडे मुल्क के जो लोग होते हैं वो ज्यादा काम कर सकते हैं और वो जल्दी थकते नहीं हैं। फिर आर्थिक कारण से मनुष्य की बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है। जिन व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन मिलता है, जो भी वो चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए या सुविधाएं चाहते हैं वो मिलती है, तो उनकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा अच्छी होती है बनिस्बत के जो बच्चे डिप्राइव्ड होते हैं, जिनको ये सब चीजें मिलती नहीं है। तो ये आर्थिक कारक, वातावरण का ये आर्थिक कारक भी व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। सामाजिक कारक क्या है? सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। अगर रीति रिवाज बहुत रूढ़िवादी है, अंधविश्वास वाला है, तो उससे वो व्यक्ति उबर नहीं पाता और आगे नहीं बढ़ पाता। सांस्कृतिक कारक, धर्म और संस्कृति भी बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो जन्म से जो संबंधित विकास होता है उसको वंशानुक्रम, और समाज से संबंधित जो विकास होता है उसको वातावरण कहते हैं। इसे प्रकृति तथा पोषण भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रकृति और पोषण क्या है? नेचर एंड नर्चर भी कहते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, जो बेसिक नेचर है, जो इंस्टिंक्ट है, और विकास उसका वातावरण में होता है। तो व्यक्ति क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं है, टोटल नहीं है, वो उनका गुणनफल है, मतलब मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का प्रभाव उस पर पड़ता है, ऐसा वुडवर्थ का मानना है। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुक्रम क्या है? कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, जिससे कि प्रोडक्ट बनाया जाता है, और प्रोडक्ट तैयार होता है। और वातावरण क्या है? टेक्निक है, मतलब कि जिस व्यक्ति में जो तत्व है उसको अच्छे वातावरण में लाकर उसका पूरा सदुपयोग किया जा सकता है। नन का कहना है कि मनुष्य सृजनात्मक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, जो वातावरण का प्रयोग वर्किंग मटेरियल के रूप में करता है और नई चीजों का निर्माण करता है, ताकि प्रकृति और पोषण से प्राप्त तत्वों से वह निर्माण कर सके। व्यक्तित्व के विकास के लिए वातावरण और
वंशानुक्रम दोनों जरूरी है। वंशानुक्रम हमें क्षमता प्रदान करती है जिसके विकास के लिए वातावरण आवश्यक है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, वह क्या कर सकता है, ये सारी चीजें, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमें ऐसे प्रश्न जब भी उठें तो इनका हमें उत्तर मिलता है वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालक का शारीरिक और मानसिक विकास एक नहीं होता है। शारीरिक विकास पौष्टिक भोजन से जुड़ा है, शरीर का आकार प्रकार जो है वंशानुक्रम से जुड़ा है। तो इसलिए मतलब ये कहना मुश्किल है कि मानव के विकास में किसका ज्यादा रोल है, हेरिडिटी का या एनवायरनमेंट का। तो यह पाया जाता है कि दोनों जो है ना एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के विकास के लिए जरूरी हैं। जैसे मिट्टी और बीज दोनों आवश्यक होता है, उसी तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को शेप देते हैं। हेरिडिटी क्या करता है कि मैन, एनिमल से मैन, हेरिडिटी मैन एक्सप्लेन्स द मैन, वो मनुष्य का की व्याख्या करता है, और एनवायरनमेंट क्या करता है, मैन को ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो इंडिविजुअल क्या है, जो भी व्यक्ति है वो किसका बाई प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण और वंशानुक्रम का मिला हुआ, दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है वह मनुष्य है। लॉक का कहना है कि बालक क्या बनेगा यह वातावरण पर निर्भर करता है, और पार्कर का मानना है कि 9/10 10 में से 9 ट्रेट जो हैं वो जन्मजात होते हैं और केवल एक ही अक्वायर्ड ट्रेट होता है जो आदमी बाद में अक्वायर करता है। एंड ए रेस ऑफ जीनियस कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ इडियट्स, मतलब कहना है कि सभी लोग अगर मूर्ख होंगे तो उसमें से हम जीनियस नहीं बना सकते हैं, इसलिए 9 गुण तो जन्मजात होते हैं। तो यहाँ पर पार्कर का ज्यादा महत्व दे रहे हैं वो हेरिडिटी को, लेकिन व्यक्ति के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण और वंशानुक्रम का सतत प्रक्रिया चलती रहती है, सतत इंटरेक्शन होता है। तो इसमें यहाँ पर टीचर का रोल क्या है, जब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के महत्व को हम जान गए तो टीचर को जब क्लासरूम में बच्चों को हैंडल करना होता है तो वहाँ पर क्या है कि बच्चे का इनर पोटेंशियल तो देखे जो कि वंशानुक्रम से आया है, जो हेरिडिटी से आया है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को एक सही वातावरण क्लास में प्रदान करे ताकि जो भी उसके अंदर टेंडेंसी है जो सही नहीं है तो उसको बदला जा सके। जो एनिमल वाला इंस्टिंक्ट किसी किसी में है तो उसको बदलने के लिए, उसे ह्यूमन रूप में लाने के लिए टीचर का रोल होता है कि वो बच्चे को सही माहौल दे और एनकरेजिंग माहौल दे। तो कहते कि बिना हेरिडिटी के तो कोई बिगिनिंग हो नहीं सकती है, शुरुआत होती है हेरिडिटी से, और वातावरण से क्या होता है कि सतत विकास संभव होता है। तो हेरिडिटी इज द बिगिनिंग and environment is the continuity for the development. Thank you.